तो आज की हमारी जो क्लास होगी वह वो पहले तो है यूरोपियन यूनियन के बारे में। उसके बाद दूसरी भी कई चीज़ें हैं इसके अंदर। दूसरी चीज़ों का मतलब है कि यहाँ पे आप जो देखेंगे ब्रेग्जिट आपको देखने को मिलेगा आज ही। इंडियन डायस्पोरा से क्वेश्चन आता है, ठीक है? मैं आपको एक इंसिडेंट बताऊँगा इंडियन डायस्पोरा पढ़ाते हुए, उसको देखना फिर कैसे काम करे। देखिए, शुरू करते हैं यूरोपियन यूनियन से। यूरोपियन यूनियन जो बना है, यूरोपियन यूनियन कोई डायरेक्ट यूरोपियन यूनियन नहीं बन पाया था। इसके लिए 2 ट्रीटी हो रखी हैं। 2 ट्रीटी जो हैं, उन्होंने इसके लिए काम किया था। वो जो 2 ट्रीटी हैं, वो सबसे इम्पोर्टेंट रही हैं यहाँ पे। एक तो ट्रीटी हुई थी 1951 की ट्रीटी है, पेरिस ट्रीटी। 1951 में पेरिस ट्रीटी हुई थी, जहाँ से जो है ईएससीएससी, ठीक है? ईसीएससी ये बन के आया था, यूरोपियन कोल एंड स्टील कम्युनिटी। यूरोपियन कोल एंड स्टील कम्युनिटी जो हो, वो बनाई गई थी 1951 में, ठीक है? इसके अंदर जो है शुरू में थे 6 सदस्य, 6 सदस्य यहाँ पे मिले थे। जर्मनी, फ्रांस, इटली, लग्जमबर्ग, बेल्जियम और नीदरलैंड, जिसको हॉलैंड भी कहा जाता है, नीदरलैंड को हॉलैंड भी कहा जाता है, ठीक है? तो ये 6 देश मिलकर के इन्होंने तैयार की थी यूरोपियन कोल एंड स्टील कम्युनिटी, ठीक है? इसके बाद दूसरी ट्रीटी होती है, इसी से इंस्पायर होकर के, जो पेरिस ट्रीटी हुई, इसी से इंस्पायर्ड होकर के कि ये जो पेरिस ट्रीटी ये काफ़ी सक्सेस थी, ठीक है? इसकी सफलता को देख करके, इसकी सक्सेस को देख करके जो है, यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे जो है इनको मोटिवेशन मिला कि हाँ, हम मिल करके काम करेंगे तो और अच्छा कर सकते हैं। इसमें काफ़ी इनको अचीवमेंट हासिल हुई। तो इन्होंने क्या किया, दूसरी ट्रीटी करती है ये रोम ट्रीटी, रोम की संधि, ठीक है? तो यहाँ पे जो है रोम की संधि होती है इनके बीच में, ठीक है? तो रोम की संधि कर ली, जिसके अंदर जो है यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी बन करके आता है। यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी जो है वो तैयार होती है, डबल ईसी, डबल ईसी ये बन करके तैयार होती है। अब भी जो मेंबरशिप है, मेंबरशिप अब भी 6 ही लोगों की थी। 6 ही कंट्री थी अभी भी इसमें शामिल, यही 6 कंट्री। आपको ये याद रखनी है। ये ज़रूरी इसलिए कि यूरोपियन यूनियन जब बना तो कितनी कंट्री थी? जर्मनी, फ्रांस, इटली, लक्ज़मबर्ग, ठीक है? जेएफआई, ठीक है? जेएफआई, लक्ज़मबर्ग, बेल्जियम, नीदरलैंड, ठीक है? एलबीएन, एलबीएन इस तरीके से याद भी कर सकते हैं, ठीक है? इनको आप तरीके से याद कर लें अपनी अपनी मर्जी से, जैसे भी आपको जैसे भी शॉर्ट ट्रिक आपकी बनानी पड़े। फिर 1967 में जो है इन दोनों को जो है जोड़ दिया जाता है। 1951 और 1957 की ट्रीटी इन दोनों को जोड़ दिया गया, और इन दोनों को जोड़ करके ये सोचा कि जब हम 6 ही देश हैं मिल करके काम कर ही रहे हैं, तो हम क्या करते हैं कि एक काम करते हैं, यूरोपियन कम्युनिटी बना लेते हैं। तो यहाँ पे 1967 में जो है यूरोपियन समुदाय का निर्माण होता है, उसको बनाया जाता है। और उसके बाद जो है 1973 में इसके अंदर 3 नए सदस्य जुड़ जाते हैं। 3 नए मेंबर और जो हैं वो इसके अंदर पार्टिसिपेट करते हैं, जिसमें यूके, ठीक है, आयरलैंड और डेनमार्क, ये 3 नए मेंबर इसके अंदर जुड़ गए। तो 1973 में जो है 6 से बढ़ करके इनकी संख्या हो गई 9। यूके आईडी बन गई। मैं इसको शॉर्ट ट्रिक बना के दे रहा हूँ आपको, यूके आईडी। यूके का मतलब यूनाइटेड किंगडम हो गया, ब्रिटेन जिसको आप कह सकते हैं, ठीक है? उसके बाद आई से आयरलैंड हो गया, और डी से डेनमार्क हो गया। और 1981 से 1986 तक, 1981 से 1986 तक जो है 3 नए और सदस्य जुड़ते हैं इसके अंदर, जिसके अंदर पुर्तगाल, स्पेन और ग्रीस ये आते हैं, जुड़ते हैं, ये जुड़ते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे टोटल 12 मेंबर हो गए, ठीक है? यूके आईडी को पुश कर दिया गया है। पुश यानी कि पुर्तगाल, स्पेन, ठीक है, और ग्रीस, ठीक है? तो इसको आगे निकाल दिया गया है। तो ग्रीस भी जो है यहाँ पे जुड़ जाता है। तो ये और नई चीज जो है इसके अंदर जुड़ी है, ठीक है? 12 मेंबर से देखिए, 6 9 12, ठीक है? 1957, सॉरी, 1967, 73, 81 टू 86, ठीक है? इसको इस तरीके से भी याद कर सकते हैं। इसके बाद जो है इन देशों ने मिलकर के एक और ट्रीटी होती है इनके बीच में, मैस्ट्रीट ट्रीटी होती है, मैस्ट्रीट ट्रीटी। मैस्ट्रीट ट्रीटी जो है वो नीदरलैंड के अंदर होती है। नीदरलैंड के अंदर मैस्ट्रीट एक शहर है, वहाँ पे ये बैठ करके बैठक होती है, और 1993 में ये ट्रीटी की जाती है, ठीक है? ये यूरोपियन यूनियन की सबसे इंपॉर्टेंट ट्रीटी है। सबसे इंपॉर्टेंट ट्रीटी जो है वो यही मानी जाती है, मैस्ट्रिक्ट ट्रीटी। इसी से कहा जाता है कि यहीं से जो है यूरोपियन यूनियन बन करके आता है। दो यहाँ पे ट्रीटी होती हैं, दो महत्वपूर्ण समझौते होते हैं, दो इंपॉर्टेंट जो है कॉन्ट्रैक्ट, यहाँ पे दो ट्रीटी यहाँ पे देखने को मिलती हैं। मतलब कि दो चीज़ें हमें यहाँ पे नई चीज़ें देखने को मिलेंगी। पहली चीज़ तो ये कि जो यूरोपियन कम्युनिटी है, यूरोपियन कम्युनिटी, इसी का नाम बदल करके ईयू कर दिया गया, यानी कि यूरोपियन यूनियन कब आता है, यूरोपियन यूनियन शब्द कब आता है निकल करके, वो आता है 1993 की मैस्ट्री ट्रीटी के अंदर, ठीक है?
ईयू में, यूरोपियन यूनियन में जो है अब एक और चीज की गई कि यूरो मुद्रा को चलाने का फैसला किया कि हम अब जो है यूरो चलाएंगे। हम यहाँ पे कोई और मुद्रा नहीं चलाएंगे, कोई और करेंसी यहाँ पे डेवलप नहीं की जाएगी, ओनली यूरो, सिर्फ यूरो को हम चलाएंगे। ये बात यहाँ पे निकल करके आ गई। ठीक है, तो इसी ट्रीटी से जो है, इसी ट्रीटी को जो 1993 जो है, 1993 नवंबर 1 में जो है इसको लागू किया जाता है। ठीक है, इसीलिए इसका स्थापना वर्ष जो 1993 माना जाता है। वैसे ये ट्रीटी 1991 में होती है, 1991 में बैठक हुई थी मैस्ट्रिक्ट ट्रीटी की। ठीक है, और 1992 तक इसके सिग्नेचर होते हैं इनके बीच में, इसको अप्लाई किया जाता है ईसी से ईयू बनाने के लिए। ठीक है, और 1993 में जो है ये लागू हो जाती है। ठीक है, 1 नवंबर 1993 को जो है ये ट्रीटी लागू हो जाती है, इसलिए इसका स्थापना वर्ष जो है वो 1993 माना जाता है। तो इसी ट्रीटी के कारण जो है, इसी संधि के कारण जो है इस समय पे 12 सदस्य काम कर रहे थे। अभी देखिए ईयू बना, ईयू के अंदर अभी 12 सदस्य हैं, 12 सदस्य राष्ट्र जुड़े हुए हैं। ठीक है, 1995 में जो है 3 नए सदस्य और जुड़ जाते हैं, 3 नए मेंबर और जुड़ते हैं 1995 में, 15 देश टोटल हो गए अब। ठीक है, यहाँ पे जुड़ते हैं ऑस्ट्रिया, फिनलैंड और स्वीडन, एएफएस। ठीक है, तो यहाँ पे ऑस्ट्रिया, फिनलैंड, स्वीडन ये 3 देश और जुड़ते हैं, टोटल मिलाकर के 15 देश हो गए। ठीक है, तो 6 से शुरू हुए थे, 6 से 9 हुए, 9 से 12 हुए, 12 से 15 हुए, 3-3 करके जुड़ते जा रहे हैं। ठीक है, तो इसके बाद 2001 में नाइस की ट्रीटी होती है, नीस ट्रीटी बोलते हैं उसको, नीस की ट्रीटी। ठीक है, इस ट्रीटी को साइन किया गया, और इस ट्रीटी से जो है 2001 में 10 नए सदस्य शामिल किए जाते हैं। ठीक है, 10 नए सदस्य शामिल होते हैं, तो टोटल हो जाते हैं 25। ठीक है, तो यहाँ पे इस संधि को जो 2003 में अप्लाई किया जाता है, फरवरी 2003 में जो है इसको लागू कर दिया जाता है, नीस ट्रीटी को। नाइस ट्रीटी भी कह सकते हैं, नीस ट्रीटी भी कह सकते हैं। 2007 में क्या है कि लिस्बन ट्रीटी होती है। देखो एक चीज और भी हुई थी, 2001 में जो ये ट्रीटी हुई थी, नीस की ट्रीटी, इसके अंदर जो है यूरोप की जो यूरोपियन यूनियन जो है उसका जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर बदलाव भी किया गया था, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म भी हुए थे। लेकिन इस ट्रीटी के अंदर जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म हुए थे, उन स्ट्रक्चरल रिफॉर्म को, वो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म जो है वो 2007 की जो ट्रीटी होती है, लिस्बन ट्रीटी, लिस्बन ट्रीटी के अंदर जो है 2 नए देश शामिल किए जाते हैं, और उन सारे रिफॉर्म्स को जो है दोबारा किया जाता है 2007 की ट्रीटी के अंदर। एक बार फिर से जो वो स्ट्रक्चरल बदलाव किए जाते हैं। इसके अंदर जो 2 देश जुड़ते हैं वो जुड़ते हैं रोमानिया और बुल्गारिया। ठीक है, ठीक है, रोमानिया और बुल्गारिया जो है वो जुड़ जाते हैं, और टोटल हो जाते हैं 28 सदस्य। ठीक है, और लिस्बन ट्रीटी को लागू कब किया जाता है, दिसंबर 2009 में जो है इसको लागू कर दिया गया, और इसके अंदर स्ट्रक्चरल रिफॉर्म किए गए कि वोट किसका ज्यादा होगा, किसका कम होगा, कौन कितना पार्टिसिपेट करेगा, वो चीजें यहाँ पे डिसाइड हुई थी। तो 1 जुलाई 2013 को जो है क्रोएशिया भी जो है शामिल कर लिया गया। 2013 को, 1 जुलाई 2013 को शामिल कौन किया गया, क्रोएशिया। तो टोटल हो गए 28 सदस्य, टोटल हो गए 28 सदस्य। देखिए आपको ये याद रखना है सबसे आखिरी देश कौन सा ऐड हुआ है यूरोपियन यूनियन में, ये याद रखने की चीज है। 1 जुलाई 2013 को क्रोएशिया, क्रोएशिया इसके अंदर ऐड किया गया, 28 सदस्य हो गए। ठीक है, फिर अब आती है, अभी तक तो हो रहे थे ऐड यूरोपियन यूनियन में, अब आती है इससे बाहर निकलने वालों की बारी। 31 दिसंबर 2020 को, 31 दिसंबर 2020 को ब्रिटेन ने ईयू से खुद को अलग कर लिया, यानी कि ब्रेक्जिट इसी को बोला जाता है। यानी कि ब्रिटेन का यूरोपियन यूनियन से एग्जिट कर जाना ब्रेक्जिट बोला जाता है। अब सदस्य कितने रह गए हैं, 27। तो कुल मिलाकर के अब 27 सदस्य जो हैं, 27 मेंबर जो हैं वो इसके अंदर काम करते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ यूरोपियन यूनियन, इसके ऊपर बात करते हैं। स्ट्रक्चर क्या है यूरोपियन यूनियन का, उसके ऊपर बात कर लेते हैं। ये क्या है, देखिए नीस की जो ट्रीटी होती है 2001 में होती है, और लिस्बन ट्रीटी जो वो होती है 2007 में। और इन दोनों ट्रीटी को जो है यूरोपियन यूनियन में बदलाव के लिए जाना जाता है, कि यूरोपियन यूनियन का जो स्ट्रक्चर है वो चेंज करती है ये दोनों ट्रीटी। ठीक है, तो लिस्बन की जो ट्रीटी है उसको 2007 के बदलाव को, मतलब लिस्बन ट्रीटी 2007 में जो हुई थी उसके बदलाव जो हुए वो 2009 में लागू किए गए। ठीक है, और 2012 में क्या है कि यूरोपियन यूनियन को नोबेल प्राइज प्राइज मिलता है, नोबेल पीस प्राइज, यूरोपियन यूनियन को नोबेल पीस प्राइज दिया जाता है 2012 में, ये भी याद रखने की चीज है। ठीक है, कब दिया गया यूरोपियन यूनियन को प्राइज, ठीक है, ये दिया गया नोबेल पीस प्राइज 2009 में।
आपके इंटरनेशनल रिलेशन में भी है ये, इंटरनेशनल रिलेशन में पढ़ना पड़ता है इसको, ठीक है? ये ज़रूरी एक कॉन्सेप्ट है। तो जो यूरोपियन काउंसिल है, यूरोपियन, अब इसके स्ट्रक्चर को हम देख रहे हैं, ये तो थे इसके बारे में 2-4 बातें। अब देखते हैं इसके अंदर स्ट्रक्चर क्या है। इसके अंदर एक तो यूरोपियन काउंसिल नाम से जो जो संस्था है, ये सबसे सर्वोच्च संस्था है, यानी कि सबसे सुप्रीम बॉडी जो है, अथॉरिटी जो है, वो यूरोपियन काउंसिल है। इसमें यूरोपियन यूनियन के सदस्य राष्ट्रों के जो शासनाध्यक्ष, यानी कि जो देशों के अध्यक्ष हैं, यानी कि मान लीजिए अगर भारत इसमें ऐड होता तो भारत के प्रधानमंत्री यहाँ जाते, फिर या फिर राष्ट्र अध्यक्ष, यानी कि राष्ट्र अध्यक्ष कौन होता है भारत का? भारत का तो राष्ट्रपति होता है। तो राष्ट्र अध्यक्ष शामिल होते हैं या फिर शासन अध्यक्ष शामिल होते हैं, ठीक है? इसमें कोई एक आएगा। तो ऐसे ही ब्रिटेन के जैसे प्रधानमंत्री होते हैं, फ्रांस के जैसे प्रधानमंत्री होते हैं, जर्मनी से जैसे वहाँ के चांसलर होते हैं, इस तरीके से जो है शामिल होते हैं इनके जो शासन करने वाले अध्यक्ष होते हैं, जो देश को चलाते हैं, उनके जो अध्यक्ष हैं देशों के, वो शामिल होंगे यूरोपियन काउंसिल में। इसके बाद है यूरोपियन यूनियन काउंसिल। यूरोपियन यूनियन काउंसिल मंत्री परिषद का कार्य करती है ये, ठीक है? ये क्या काम करती है? मंत्री परिषद का काम करती है। तो विदेश नीति का निर्माण जो है इसी के द्वारा किया जाता है। जो फॉरेन पॉलिसी बनती है, यूरोपियन यूनियन की जो फॉरेन पॉलिसी बनती है, वो यूरोपियन यूनियन काउंसिल बनाती है। मंत्री परिषद जो है उसका काम है ये, ठीक है? ये मंत्री परिषद का काम करेगी, यानी कि सारा कैबिनेट का काम इसके जिम्मे है, ठीक है? मिनिस्ट्री का काम सारा इसके। कानून का कोई भी ड्राफ्ट तैयार करना है तो वो भी ड्राफ्ट तैयार करने का काम भी जो है वो इसी के द्वारा किया जाता है, यूरोपियन यूनियन काउंसिल के द्वारा, ठीक है? तो चलिए आगे चलते हैं इसमें। तो फिर इसके बाद एक और इनकी बॉडी है यूरोपियन पार्लियामेंट। यूरोपियन पार्लियामेंट यानी कि यूरोपियन संसद बोला जाता है इसको, यूरोपियन संसद। यहाँ पे क्या है कि हर एक देश जो है अपने मेंबर भेजता है, और इसके मेंबर जो आते हैं वो उसके देश की जो जनता है उसके द्वारा चुन करके डायरेक्ट भेजे जाते हैं। यानी कि वहाँ पे डायरेक्ट इलेक्शन होता है देश के अंदर कि यूरोपियन काउंसिल के अंदर किसी को भेजना है। यूरोपियन यूनियन की जो पार्लियामेंट है, यूरोपियन पार्लियामेंट जिसे आप कहते हैं, उसके अंदर जो भेजे जाते हैं, तो उनको हर एक देश के अंदर वोटिंग होती है। उस वोटिंग के द्वारा इनको भेजा जाता है। टोटल इसके अंदर 751 सदस्य थे। टोटल जो है वो 751 सदस्य हैं, ठीक है? लेकिन जब ब्रेग्जिट हो गया, तो ब्रेग्जिट होने के बाद जो है, यानी कि इंग्लैंड अलग हो गया, तो इंग्लैंड के अलग होने से घट करके संख्या कितनी रह गई है? 705। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि कोई भी पूछ सकता है आपसे कि यूरोपियन पार्लियामेंट की सदस्य संख्या कितनी है? तो इसकी सदस्य संख्या वर्तमान में 705 है। ब्रेग्जिट होने के बाद, ब्रेग्जिट होने से पहले कितनी थी? 751। डेट याद रखना, 30 दिसंबर 2020। 30 दिसंबर 2000, सॉरी 31 दिसंबर होगा, ठीक है? तो जो 31 दिसंबर 2020 है, उसको ब्रेग्जिट होता है, यानी कि ब्रिटेन उस दिन कंप्लीटली अलग हो जाता है। तो 31 दिसंबर 2020 से पहले कितनी संख्या थी? 751। 31 दिसंबर 2020 के बाद कितनी हो गई? 705 घट करके, यानी कि ब्रिटेन से कितने सदस्य आ रहे थे? 46। तो 46 सदस्य आते थे, अब वो नहीं आएंगे, ठीक है? एक होता है इनका यूरोपियन कमीशन, जो कि इनके अंदर जो वो ब्यूरोक्रेटी का काम करता है। ब्यूरोक्रेसी जो है उसको संभालने का काम कौन करती है? इनकी यूरोपियन कमीशन होता है, वो काम करता है, ठीक है? फिर इनकी एक यूरोपियन कोर्ट है। यूरोपियन कोर्ट जो हो 1989 में लग्जमबर्ग में बनाई गई थी, ठीक है? डिस्प्यूट रिजोल्यूशन जो होते हैं कंट्रीज के बीच में, रिजोल्यूशन ऑफ कंट्रीज मतलब कि डिस्प्यूट रिजोल्यूशन जो हो वो है ये, ठीक है? ठीक है, कंट्रीज के बीच में कोई दिक्कत है तो उसको रिजोल्व करने के लिए जो है वो यूरोपियन कोर्ट बनाई गई 1989 में, ठीक है? इसके बाद है यूरोपियन सेंट्रल बैंक। यूरोपियन सेंट्रल बैंक भी है। 1993 में जो है वो मैस्ट्रिट ट्रीटी जो हुई थी उसके बाद इसकी स्थापना की जाती है, क्योंकि वहीं से डिसाइड होता है इनका कि हम यूरो यूज़ करना शुरू करेंगे, ठीक है? तो जर्मनी का जो फ्रैंकफर्ट जगह है, जर्मनी की जो फ्रैंकफर्ट जगह है, वहाँ पे ये स्थित है। वहाँ पे जो है ये बनाई गई है। इसके बाद जो है, जो मौद्रिक नीति डिसाइड करने का काम जो है, रेपो रेट वगैरह डिसाइड करने का काम जो वो इस बैंक का है। यूरोपियन सेंट्रल बैंक जो वो डिसाइड करता है। यूरो जोन में वर्तमान में 19 देश हैं, यानी कि यूरो जोन जिसको आप कहते हैं यूरो को यूज करने वाले, उसमें 19 देश हैं। तो यूरो मुद्रा जो वो 1 जनवरी 2002 को शुरू की जाती है, यानी कि यूरो कब आता है? यूरो आता है 1 जनवरी 2002 को, ठीक है? और ग्रीस को जो है बेल आउट पैकेज दिया जाता है।
ग्रीस को जो है यहाँ पे बेल आउट पैकेज दिया जाता है, क्योंकि ग्रीस जो है वो इसमें शामिल नहीं था यहाँ पे, ठीक है, इसके यूरो को यूज करने में। तो ग्रीस को जो बेल आउट पैकेज मिलता है यहाँ पे। और 1999 में जो है यूरो साझी मुद्रा बना दी जाती है इनके द्वारा, मतलब कि साझी मुद्रा यानी कि हम कॉमनली यूज करेंगे, हमारी जो वो साझी मुद्रा रहेगी वो यूरो रहेगी। 1999 में जो है इन्होंने डिसाइड कर लिया, और 2002 में जो है इसको लागू कर दिया कि हाँ अब यही यूज होगी, ठीक है। और फैसला कब किया गया था? फैसला किया गया था 1993 की मैस्ट्रिक्ट ट्रीटी के बाद में, ठीक है, कि हम अब यूरो डेवलप करेंगे, ठीक है। तो ये थी यूरोपियन यूनियन के बारे में बेसिक जानकारी। अब जो एक कॉन्सेप्ट बचता है वो बचता है आपका ब्रेक्जिट, ठीक है। ब्रेक्जिट को देखिए, ब्रेक्जिट क्या था? ब्रेक्जिट ज़्यादा मुश्किल चीज़ तो नहीं है। आपको पूछ ले कोई ब्रेक्जिट क्या है, तो यहाँ पे कई चीज़ें हैं। एक तो चीज़ समझने की ये है क्या, दूसरी चीज़ समझने की चर्चा किस कारण हो रही है इसकी, क्यों हमने इसको चर्चा का विषय बनाया है आज, ठीक है। फिर है इसके डील विद ईयू फॉर ब्रेक्जिट, ये क्या है डील विद ईयू फॉर ब्रेक्जिट, ठीक है, किससे रिलेटेड है, ठीक है, ठीक है, यूके का क्या मतलब है, ये चीज़ें तो इन इससे ही रिलेटेड है ये, ठीक है, यूके से ही रिलेटेड है और यूके का ही इससे रिलेशन है, ठीक है। तो इसलिए जो है इसको समझते हैं। पहली चीज तो क्या है, क्या का मतलब है कि व्हाट इज, ठीक है, व्हाट इज ब्रेक्जिट। ब्रेक्जिट का मतलब है ईयू से, यूरोपियन यूनियन से ब्रिटेन का विड्रॉ कर जाना, यानी कि ब्रिटेन जो है, ब्रिटेन का यूरोपियन यूनियन से बाहर हो जाना, विड्रॉ कर जाना, ब्रेक्जिट है, ठीक है। तो बी आर का मतलब है ब्रिटेन, एग्जिट का मतलब है आउट, बाहर हो जाना, ठीक है, ब्रिटेन का बाहर होना, ब्रेक्जिट, ठीक है। क्यों बात कर रहे हैं इसके लिए? ब्रिटेन में जो है क्या था कि 2013 के आम चुनाव होने थे, यानी कि लोकसभा के लिए चुनाव होने थे। तो वहां पर एक पार्टी है कंजर्वेटिव पार्टी, कंजर्वेटिव पार्टी के उसमें के सबसे बड़े लीडर थे डेविड कैमरून। और डेविड कैमरून चाहते थे कि ब्रिटेन यूरोपियन यूनियन का सदस्य बना रहना चाहिए, ठीक है। उनको ये था कि ब्रिटेन जो वो यूरोपियन यूनियन में बना रहे, वो बाहर ना हो। लेकिन डेविड कैमरून ये बात समझ गए, पब्लिक का ओपिनियन समझ गए थे कि पब्लिक चाहती है कि यूरोपियन यूनियन से बाहर हो जाना चाहिए, इस बात को समझ गए। इलेक्शन था, इलेक्शन जीतना भी था, तो अब वो घोषणा कर देते हैं, नाम याद रखना डेविड कैमरून। तो डेविड कैमरून ये घोषणा कर देते हैं कि यूरोपियन जो यूके है, ब्रिटेन है, ब्रिटेन में रेफरेंडम करवाया जाएगा, जनमत संग्रह करवाया जाएगा, यानी कि लोगों से वोट डलवाया जाएगा कि हम जो है यूरोपियन यूनियन में रहें या ना रहें, ठीक है। तो इसके द्वारा यूनियन से, यूरोपियन यूनियन से बाहर होने के लिए जो है हमने फैसला किस चीज पे होगा, वो होगा वोटिंग से, यानी कि रेफरेंडम से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि डेविड कैमरून की जो पार्टी है, कंजर्वेटिव पार्टी जो हो, वो इलेक्शन जीत गई और डेविड कैमरून प्रधानमंत्री बन गए। डेविड कैमरून जो बहुत बड़े लीडर थे पहले से ही, तो प्रधानमंत्री बन गए। पब्लिक ने कहा कि ठीक है, अगर ये कह रहा तो करेगा ही, और रेफरेंडम होगा तो पब्लिक बताएगी होना या नहीं होना, तो इसको जिता देते हैं। तो इसको जिता दिया गया। 24 जून 2016 को रेफरेंडम हुआ। डेविड कैमरून जैसा सोच रहे थे कि लोग वोट जो है वो यूरोपियन यूनियन के पक्ष में करेंगे, कि यूरोपियन यूनियन के साथ रहना चाहिए ब्रिटेन को, उसके पक्ष में वोट करेंगे। उनका जो मत था, उनका जो ओपिनियन था, उनका जो सोचना था, वो गलत साबित हुआ। और देश की 52% जनता ने जो वो ब्रेक्जिट के पक्ष में वोट किया। यानी कि पक्ष का मतलब है कि ब्रिटेन को यूरोपियन यूनियन से बाहर हो जाना चाहिए, इसके पक्ष में वोट किया। जो डेविड कैमरून जो है इससे भौचक्के, डेविड कैमरून को लगा कि ये क्या हो गया, मैंने तो सोचा था कि जनता नहीं करेगी इसके पक्ष में वोट, और मामला टल जाएगा और आराम से बस मजा करेंगे, पूरी सत्ता चलाएंगे। अब डेविड कैमरून तो चाहते थे कि बाहर नहीं होना है यूरोपियन यूनियन से। इसके कारण क्या हुआ कि डेविड कैमरून इस्तीफा दे देते हैं। इसी के कारण, किसके कारण? यूरोपियन यूनियन से बाहर होने को लेकर के, ठीक है। जनता ने 52% वोट कर दिया ब्रेक्जिट के, ब्रेक्जिट के पक्ष में, ठीक है। कैमरून ने इस्तीफा दे दिया फिर इसके कारण से। इसके बाद जो है प्रधानमंत्री कौन बनता है? प्रधानमंत्री बनती है एक महिला, जिनका नाम है थेरेसा मै। ये मै ऐसे लिखा हुआ है, ये है मै,
थेरेसा मे, ठीक है, थेरेसा मे बन गई प्रधानमंत्री। ये भी क्या चाहती थी, ये भी चाहती थी कि ब्रेग्जिट ना हो, यानी कि ब्रिटेन यूरोपियन यूनियन से अलग ना हो, ये भी ऐसा ही चाहती थी, तो ब्रेग्जिट के पक्ष में नहीं थी। इन्होंने कहा कि पब्लिक ने जो मत दिया है, जनता का मत स्वीकार है, लेकिन ब्रिटेन जो है वो उससे अलग होगा, ये बात ठीक है, जनता ने बोल दिया, रेफरेंडम हो गया, जनता ने पक्ष में वो ब्रेग्जिट के पक्ष में वोट कर दिया, हमने मान लिया। लेकिन एक बात और है, यूरोपियन यूनियन से अलग होने से पहले हम एक डील करेंगे। यूरोपियन यूनियन के साथ ब्रिटेन एक डील करेगा, ठीक है, यानी कि ब्रेग्जिट जो है वो डील के बगैर नहीं होगी, पहले हम एक डील करेंगे, एक डील का मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, एक समझौता करेंगे, उस समझौते के बाद ब्रेग्जिट होगा, ठीक है। तो पहले ईयू से डील की जाएगी, उसके बाद अलग होंगे। तो मुद्दा चल पड़ा डील विद ईयू, डील विद ईयू, ठीक है। अब मुद्दा नो डील एंड डील विद ईयू का था, यानी कि डील, नो डील का मतलब है कि नो डील, डील नहीं करनी है यूरोपियन यूनियन के साथ, और दूसरा है डील करनी है, डील विद ईयू, ईयू के साथ में डील करनी है। दो मुद्दे बन गए, डील करें या ना करें, ठीक है। तो इसके ऊपर डिबेट चल रही थी अब पार्लियामेंट में, ठीक है। और ये घोषणा कर दी गई कि 31 अक्टूबर 2019 तक ब्रेग्जिट हो जाएगा, ठीक है। थेरेसा मे ने कहा कि 31 अक्टूबर 2019 तक ब्रेग्जिट कर लिया जाएगा। क्यों? क्योंकि डील करेंगे, उस समय तक डील कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ, संसद के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर डील विद ईयू, क्योंकि पहले जो है देश की जो पार्लियामेंट है उससे सहमति लेनी थी कि क्या हम डील करें ब्रेग्जिट के लिए यूरोपियन यूनियन के साथ में। तो इसके लिए प्रस्ताव पेश किया गया, डील विद ईयू, ठीक है। थेरेसा मे ने ये प्रस्ताव पेश कर दिया। थेरेसा मे ने इसको 3 बार प्रेजेंट किया, 3 बार रखा, लेकिन तीनों बार जो है ये लैप्स हो गया, तीनों बार रिजेक्ट हो गया, तीनों बार डील रिजेक्ट कर दी गई कि हम कोई डील नहीं करेंगे, बिना डील के हम जो है यूरोपियन यूनियन से अलग होंगे। लेकिन थेरेसा मे चाहती थी कि डील होनी चाहिए, डील विद ईयू होनी चाहिए, ठीक है। इस घटना के बाद कि 3 बार हो चुका है, बहुत हो गया, अब नहीं हो पाएगा। इस घटना के बाद थेरेसा मे ने जो है वो संसद में क्या किया, बेचारी रोने लग गई। थेरेसा मे जो है लास्ट में जब वो रिजेक्ट हुआ तीसरी बार, तो थेरेसा मे रोने लग गई, और उन्होंने जो है 24 जुलाई 2019 को अपना इस्तीफा सौंप दिया ब्रिटेन की संसद में, ठीक है। ब्रिटेन की संसद में इस्तीफा दे दिया गया, ठीक है। इसके बाद जो है 24 जुलाई 2019 को 24 जुलाई 2019 को अब बोरिस जॉनसन जो है वो प्रधानमंत्री बन गए। बोरिस जॉनसन का तो नाम सुना ही है आप लोगों ने, ये भी कंजर्वेटिव पार्टी के बहुत ही सॉलिड लीडर थे। तो 24 जुलाई 2019 को जो है बोरिस जॉनसन को जो वो प्रधानमंत्री बनाया जाता है। ये पक्ष में थे, ये ब्रेग्जिट के बिल्कुल पक्ष में थे, ये चाहते थे कि ब्रेग्जिट होगा, ठीक है। यहां पे प्रॉब्लम इनके साथ भी यही थी कि डील की जाए या ना की जाए, समस्या इनके साथ भी यही थी कि डील करें या ना करें ब्रेग्जिट के लिए, कि यूरोपियन यूनियन से अलग होने के लिए हम कोई समझौता करें या ना करें, ठीक है। तो इनको भी ये लगा कि समझौता तो करना चाहिए, ठीक है। दिक्कत थी वहां पे कहीं, इसको समझने में एक बार क्या है कि ब्रिटेन की ज्योग्राफी को समझ लेना होगा। ब्रिटेन की ज्योग्राफी क्या है, ब्रिटेन के कुछ इतिहास के ऊपर नजर दौड़ानी पड़ेगी। देखिए, ये इंग्लैंड है, ये आपको दिख रहा है इंग्लैंड, और इंग्लैंड के ऊपर ये इधर स्कॉटलैंड है और इधर वेल्स है, ठीक है। और यहाँ पे रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड है, और ये नॉर्थ आयरलैंड है, इसके साथ में ये कटा हुआ है। आपको पता है ब्रिटेन जो है वो एक कॉलोनियल कंट्री रहा है, तो इन्होंने अपनी कॉलोनी बना रखा है नॉर्थ आयरलैंड को। तो ये जो नॉर्थ आयरलैंड है ना, ये ब्रिटेन की कॉलोनी है, ये ब्रिटेन का हिस्सा है, ठीक है। तो इनके ऊपर झगड़ा रहता था नॉर्थ आयरलैंड के बीच में, और नॉर्थ आयरलैंड को लेकर के इंग्लैंड और इसके बीच में रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड के बीच में, ठीक है। तो 1998 में इन दोनों के बीच में समझौता होता है, बेलफास्ट समझौता, बेलफास्ट एग्रीमेंट,
ठीक है। बेलफास्ट एग्रीमेंट जो वो आयरलैंड वर्सेस यूके, यानी कि आयरलैंड वर्सेस किसके बीच में, ब्रिटेन के बीच में। तो जो उत्तरी आयरलैंड है, ये वाला जो ऊपर वाला हिस्सा जो है, ये उत्तरी आयरलैंड है। और आयरलैंड को लेकर के बड़ा विवाद था ये, जिसमें जो ये उत्तरी आयरलैंड है, इस उत्तरी आयरलैंड को यूके का हिस्सा मान लिया गया इस समझौते में। 1998 में बेलफास्ट समझौता हुआ, जिसके अंदर जो है, जो ये नॉर्थ आयरलैंड है, इसको हिस्सा मान लिया गया। ठीक है। आपको याद हो, हमने कहा था 1973 में जो है, इंग्लैंड यानी यूके और आयरलैंड, ये दोनों जो है यूरोपियन यूनियन के सदस्य बने थे। जब ये नॉर्थ आयरलैंड इसका हिस्सा होता था, रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड का। अब ये बेशक ब्रिटेन का हिस्सा है, लेकिन ये वाला हिस्सा जो है, ये तो इनका था ना। डील तो इन्होंने की थी इसके साथ, कि इन्होंने कहा था ना कि ये हमारा हिस्सा है। अब ये बाद में बेशक इनका हो गया, लेकिन ये तो डील में शामिल ही नहीं था। ये तो आयरलैंड ने शामिल करवाया था यूरोपियन यूनियन में। अब इसको कैसे अलग करें यूरोपियन यूनियन से? इंग्लैंड थोड़ी कर सकता, इंग्लैंड का अधिकार नहीं है। इसको लेकर के झगड़ा था। तो दोनों देश 1973 में शामिल हुए थे, यूके एंड आयरलैंड। और ब्रेग्जिट में आयरलैंड को शामिल कैसे किया जाए, ये झगड़ा था कि अब नॉर्थ आयरलैंड को कैसे शामिल करें। ठीक है, क्योंकि नॉर्थ आयरलैंड तो यूके का हिस्सा नहीं था 1973 में, अलग यूके हो रहा है। अब बेशक हिस्सा हो, उसके लिए तो डील नहीं थी तब। ठीक है। तो डील विद ईयू पर बोरिस जॉनसन ने कहा कि अभी हम इस प्रस्ताव को आयरलैंड पर लागू नहीं करेंगे। बोरिस जॉनसन ने कहा कि अभी जो है, फिलहाल के लिए हम इस प्रस्ताव को किस पे लागू नहीं करेंगे, आयरलैंड पे लागू नहीं करेंगे, नॉर्थ आयरलैंड। इस बात को लेकर के झगड़ा हो गया देश के अंदर, विवाद खड़ा हो गया, पूरा विवाद खड़ा हो गया देश के अंदर कि वन नेशन टू सिस्टम, हाउ, कैसे? यहां पे ब्रेग्जिट हो रखा है और ये ब्रेग्जिट नहीं हो रखा। ये जो है यूरोपियन यूनियन के साथ रहेगा और ये जो है यूरोपियन यूनियन के साथ नहीं है, सत्ता जबकि हम संभाल रहे हैं इसकी। यही हो गया। मतलब ऐसा ही काम हो गया कि मान लीजिए तमिलनाडु जो है, अ, तमिल भारत के अंदर जो है, मान लीजिए कि अभी जो है फिलहाल में, कि तमिलनाडु मान लीजिए एक अलग देश बन जाए। ठीक है। और वो सार्क का मेंबर नहीं है, लेकिन वो भारत में है, तब तक तो सार्क का मेंबर था। तो अब सार्क से अलग होने के लिए उसको कैसे क्या करना पड़ेगा, ये समस्या बन गई। या ऐसे कर लीजिए, श्रीलंका भारत का हिस्सा नहीं है। ठीक है। लेकिन श्रीलंका जो है, वो एससीओ का सदस्य भी नहीं है। ठीक है। तो भारत को एससीओ में शामिल होना है, भारत एससीओ में शामिल हो गया। अब ये बात हो जाए कि श्रीलंका तो शामिल नहीं हो रखा भाई, श्रीलंका पे रूल कैसे लागू करें? यही चीज यहाँ पे थी कि नॉर्थ आयरलैंड जब इनके कहने से शामिल ही नहीं हुआ था, तो इनके कहने से अलग कैसे हो? अब बेशक हिस्सा बनाया गया हो, बेलफास्ट समझौता 1998 का बेशक आया हो, तो ये भी झगड़ा है कि वन नेशन टू सिस्टम कैसे हो सकते हैं? एक देश है, जब नॉर्थ आयरलैंड को इंग्लैंड का हिस्सा मान ही लिया गया है, ठीक है, तो फिर इसके अंदर लागू कैसे नहीं होगा? यहां भी लागू करो। एक देश के अंदर दो व्यवस्थाएं कैसे हो सकती हैं? जब देश का संविधान एक है तो दोनों पे लागू होगा। ठीक है। तो अब देश में जो हो, नए इलेक्शन आ गए, वही 2013 वाली घटना, नए इलेक्शन आ गए। और जो लोअर हाउस है, लोअर हाउस यानी कि जो लोकसभा है वहां की, पार्लियामेंट, पार्लियामेंट ने कहा कि जब तक कोई डील नहीं होती, जब तक कोई भी समझौता नहीं होता, जब तक कोई भी एग्रीमेंट नहीं होता ब्रेग्जिट के उसके साथ में, यूरोपियन यूनियन के साथ में, तब तक हम ब्रेग्जिट नहीं करेंगे, तब तक ब्रिटेन एग्जिट नहीं होगा, डील पहले करनी पड़ेगी। ठीक है। तो इस बात को लेकर के, कि जब तक कोई डील नहीं होगी तब तक ब्रेग्जिट नहीं होगा, इस बात को लेकर के पार्लियामेंट में जो है, एक प्रस्ताव पास किया गया। प्रस्ताव का नाम था ब्लॉक नो डील विद यूरोपियन यूनियन, यानी कि ये ब्लॉक कर दिया गया, नो डील विद यूरोपियन यूनियन। इस बात को ब्लॉक कर दिया कि यूरोपियन यूनियन के साथ कोई डील नहीं होगी, ये बात ब्लॉक कर दी गई है। इसका मतलब ये हुआ कि डील होकर रहेगी। बात को समझिए, यूरोपियन यूनियन के साथ में डील नहीं होगी, इस बात के ऊपर जो है ब्लॉक ला दिया गया।
इस बात को ब्लॉक कर दिया गया कि ये बात उठेगी ही नहीं अब। इसका मतलब ये हो गया कि अब डील होगी ही होगी, ठीक है। तो दिसंबर 2019 में जो है एक बार फिर से इलेक्शन हुए और बोरिस जॉनसन ने कैमरून वाली बात बोली। डेविड कैमरून ने जो बात बोली थी कि मुझे जिता दीजिए, देश में जनमत संग्रह करवाएंगे और जो है ब्रेग्जिट को देख लेंगे फिर। बोरिस जॉनसन ने कहा कि मुझे जिता दीजिए, ब्रेग्जिट करवा दूंगा। जनता ने सुन ली, जनता ने जिता दिया। 650 सीट में से 364 सीट दे दी, पूर्ण बहुमत की सरकार आ गई। अब सरकार को कोई हिलाने वाला नहीं। तो पूर्ण बहुमत की सरकार आ गई तो सरकार ने भी काम बांध दिया। 31 दिसंबर 2020 को फाइनली ब्रेग्जिट हो गया और डील के साथ हुआ। डील करनी पड़ी, समझौता हुआ यूरोपियन यूनियन और ब्रिटेन के बीच में, ठीक है। ये दुनिया में बहुत बड़ी लड़ाई थी ये, इसको समझौता करवाना बहुत जरूरी था, ठीक है। तो डील विद यूरोपियन यूनियन फॉर ब्रेग्जिट ये क्या थी, अब आपके लिए समझने की जरूरत है कि डील विद यूरोपियन यूनियन फॉर ब्रेग्जिट ये क्या थी। इसमें 5 मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, सारे 5 पॉइंट जो है यही देख लीजिए कि ये है क्या, इनको समझना जरूरी है। पहली चीज तो ये कि ब्रिटेन और यूरोपियन यूनियन सीमा पार होने वाले व्यापार पर एक दूसरे पर टैक्स नहीं लगाएंगे। पहली चीज ये थी कि ब्रिटेन और यूरोपियन यूनियन, यानी कि यूरोपियन यूनियन के जो 27 देश हैं वो और ब्रिटेन आपस में जो बॉर्डर क्रॉस बॉर्डर ट्रेड है जो उसके ऊपर टैक्स नहीं लगाएंगे। ये पहला समझौता था इसके अंदर। दूसरा ये था डील में कि सीमा पार कितने उत्पादों का आयात या निर्यात किया जा सकता है, उसका कोई कोटा निर्धारित नहीं हुआ। इस डील में लिखा गया कि हम कोई कोटा निर्धारित नहीं करते हैं कि हम कितना इंपोर्ट एक्सपोर्ट करेंगे, ब्रिटेन और यूरोपियन यूनियन, ठीक है। कोई कोटा नहीं है, कोई सीमा नहीं है। तीसरा रखा गया ब्रिटेन की ताकत मानी जाने वाली सर्विस इंडस्ट्री, यानी कि ये सर्विस प्रोवाइडर बहुत शानदार है। ब्रिटेन की जो सर्विस इंडस्ट्री है वो बहुत शानदार है, यानी कि ये सर्विस प्रोवाइड करवाते हैं बहुत सारी, ठीक है। उसके लिए अब नए नियम लागू होंगे, यानी कि वो पहले जिस तरीके से लागू करते थे अब वो नहीं होंगे, अब नए नियम बनेंगे, ठीक है। उसके ऊपर टैक्स भी लग सकता है, अलग भी हो सकती चीजें। तो ब्रिटेन के जो लोग हैं, ब्रिटेन के लोग अब यूरोप में कहीं भी निर्बाध काम या पर्यटन के लिए, यानी कि कोई भी उनको काम हो, मान लीजिए कि किसी को कोई काम है, ब्रिटेन के व्यक्ति को, इंग्लैंड के व्यक्ति को, या कहीं पे कोई टूरिज्म के लिए जाना है, ठीक है। तो किसी भी इस तरह के सिलसिले में अगर उसे जाना हुआ तो वो बिना वीजा या परमिट नहीं जा सकेगा। यानी कि यूरोपियन यूनियन की जो 27 देश हैं उन देशों के साथ अगर उसको बने रहना है, वहां पे आना है, जाना है, तो आपको वहां पे वीजा लगवाना पड़ेगा, परमिट लेना पड़ेगा वहां से कि हाँ मैं आना चाहता हूँ, घूमना चाहता हूँ, उसके बगैर नहीं जा सकते। ये डिसाइड हो गया। पांचवी डील ये हुई कि यूरोप की जो फिशिंग इंडस्ट्री है, पूरे यूरोप में फिशिंग इंडस्ट्री बहुत शानदार है क्योंकि ये चारों तरफ से पानी है इनके, ठीक है। तो फिशिंग इंडस्ट्री का अब ब्रिटेन के समुद्री क्षेत्र में मछली पालन, यानी कि ब्रिटेन जो मछली पालन करता है ब्रिटेन के समुद्री क्षेत्र में, यानी कि ब्रिटेन का जो एरिया है, जैसे ये ब्रिटेन है, ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा इंग्लैंड, ये ब्रिटेन जो है इसकी यहाँ पे पानी है। तो ये जो पानी दिख रहा है इस पानी के अंदर जो है यहाँ पे यूरोप जो है, यूरोप के जो और दूसरे हैं वो मछली पालन का अधिकार सिर्फ 25% तक कम होगा। यानी कि ब्रिटेन के एरिया के अंदर जो है वो मछली पालन रहेगा, कितना कम करेंगे, बस 25%, 75% तक रहेगा, ठीक है। और ये भी जो है ये 25% भी जो है ये भी 5.5 साल का समय मिलेगा इसको कम करने का। यानी कि जो दूसरे देश हैं वो इसको 5.5 साल तक तो करते रहेंगे कि 5.5 साल का समय है आपके पास, करिए 25% कम बस। यानी कि कोई 100 मछली पकड़ता तो कह रहे थे कि 75 तो अब भी पकड़ सकते हो, और ये 25 भी कब तक नहीं पकड़नी है, मतलब ये 25 भी आपको कब छोड़नी है, ये भी तब छोड़नी है पकड़नी जब 5.5 साल तक का टाइम है आपके पास, वहां तक करिए। तो ये थी आपकी पूरी की पूरी ब्रेग्जिट की बात। ब्रेग्जिट इसलिए करवाया है, पैराग्राफ डायरेक्ट आ सकता है, ठीक है। जैसे पिछली बार जब मैंने एग्जाम दिया, मेरा जब जेआरएफ हुआ था उस समय की बात है, तो उस समय पे मैंने एक चीज तैयार करी थी, इंडियन डायस्पोरा। इंडियन डायस्पोरा आप खोल के देखना, जो
2020 में जो एग्ज़ाम हुआ था, 22 नवंबर 2020, वो जो एग्ज़ाम हुआ था मॉर्निंग शिफ्ट का, उसमें एक पैराग्राफ इंडियन डायस्पोरा को लेकर के था, प्रवासी भारतीय। पूरा पैराग्राफ सेम टू सेम जो हमने तैयार किया, यही तैयार किया था मैंने पूरा, ये पूरा डेटा इसी को पढ़ा था, यही बनाया था। पूरा पैराग्राफ आ गया, पांचों क्वेश्चन ठीक कर दिए मैंने। दूसरा पैराग्राफ आ गया था सोशलिज्म से, वो मेरा फेवरेट है, पांचों वहाँ ठीक कर लिए मैंने। तो तुक्के लगने की बात है, आ ही सकता नहीं भी आ सकता, लेकिन समझ लेते हैं। इंडियन डायस्पोरा को देखते हैं, इंडियन डायस्पोरा क्या है। ठीक है, इंडियन डायस्पोरा। सर एक क्वेश्चन था। हाँ हाँ बोलो। सर ब्रेग्जिट से ब्रिटेन को क्या बेनिफिट हुआ? ब्रेग्जिट से ब्रिटेन को बेनिफिट यही था कि उनकी जो सर्विस इंडस्ट्री है और जो टूरिज्म है उसमें नुकसान खा रहे थे वो। ठीक है, बेनिफिट तो यही था कि वो अलग हो गए, उससे क्या है कि दूसरे देशों के जो लोग हैं, रोजगार है वो कम हो रहा था वहाँ पे, तो वो आना बंद हो गए। अब उसके लिए आएंगे तो अलग से यहाँ की जो सिटीजनशिप है वो लेनी पड़ेगी, काम करने के लिए अलग से जो है वो नए प्रोविजन बनेंगे काम करने के। पहले नए प्रोविजन नहीं थे, पहले यूरोपियन यूनियन वाले प्रोविजन चलते थे। अब उनको यही काम था कि सर्विस इंडस्ट्री बहुत डेवलप थी वहाँ की। दूसरी चीज़, यहाँ पे काम के अवसर जो हैं दूसरे देशों की बजाय यहाँ पे ज़्यादा अपॉर्चुनिटी थी काम करने की ब्रिटेन के अंदर। तो लोग दूसरे देशों की बजाय यहाँ पे ज़्यादा आ रहे थे। तो यहाँ के जो खुद के जो लोग हैं उनको लग रहा था कि हमारे रिसोर्स जो हैं वो दूसरे यूज कर रहे हैं, हमें मिल नहीं पा रहे इतने ज़्यादा, और हम भी कर रहे हैं तो उनके बराबर ही तो कर रहे हैं, वो भी हमारे बराबर कर रहे हैं यूज। तो इसीलिए जो है वो लगातार ये डिबेट चलती रही ब्रिटेन के अंदर कि हाँ, हमें उनसे अलग हो जाना चाहिए। ओके सर। चलिए अभी हम शुरू करते हैं इंडियन डायस्पोरा।